अस्सलाम वालेकुम। टुडे आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट ऑस्टियोमाइलिटिस। आज हम ऑस्टियोमाइलिटिस के बारे में पढ़ेंगे जो बून इन्फेक्शन है। ऑस्टियो मीन्स बून, माइलो मीन्स मैरो एंड आइटिस मीन्स इन्फ्लेमेशन. Osteomyelitis is an inflammation of bone caused by an infected organism. Osteomyelitis is a serious infection that happens when bacteria or fungi infect your bone marrow. Infection usually starts on your skin at a wound or surgery site, then spread to your bone through your bloodstream. It can cause permanent bone damage if it is not treated right away. In children, bone infection most commonly occurs in the long bones of the arms and legs. In adults, they usually appear in the hip, spine, and feet. Osteomyelitis is defined as a suppurative process of the bone caused by pyogenic organism or simply a pyogenic infection of the cancellous portion of the bone. ऑस्टियो का जो है ऑस्टियोमाइलिटिस जो है वो हड्डियों में जब इन्फेक्शन हो जाता है तो उसी को हम ऑस्टियोमाइलिटिस बोलते हैं। ऑस्टियोमाइलिटिस एक सीरियस इन्फेक्शन है जो बैक्टीरिया और फंगी की वजह से हो सकता है। और ये क्या है, ये एक आम बीमारी नहीं है। ऑस्टियोमाइलिटिस जो है वो एक आम बीमारी नहीं है, वो बहुत कम लोगों में देखने को मिलता है। अब जिन लोगों में होती है ऑस्टियोमाइलिटिस उनमें कुछ ना कुछ कारण हो ही जाता है जिसकी वजह से ऑस्टियोमाइलिटिस जो है वो होती है। फॉर एग्जांपल जो बच्चे होते हैं उनमें ज़्यादा देखने को मिलता है ऑस्टियोमाइलिटिस, क्योंकि जो बच्चे होते हैं वो गिर जाते हैं बार बार और उनको जो है वाउंड हो जाता है या उसकी वजह से वाउंड में इन्फेक्शन हो जाता है। वही इन्फेक्शन जो है वो स्प्रेड हो जाता है बून में और उनको ऑस्टियोमाइलिटिस हो जाता है। उसके बाद है जो डायबिटिक पेशेंट हैं उनमें भी बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है ऑस्टियोमाइलिटिस, या जो कैंसर पेशेंट्स हैं, ट्रांसप्लांट जो पेशेंट होते हैं, किडनी ट्रांसप्लांट या हार्ट डिजीज़ जो है, हार्ट ट्रांसप्लांट जो है, वो क्या करते हैं वो पेशेंट्स वो मेडिसिन बहुत ज़्यादा खाते हैं। उनका मेडिसिन ऐसा होता है जिसकी वजह से जो इम्यूनिटी है वो कम हो जाता है। तो इम्यूनिटी कम होने की वजह से भी क्या है ऑस्टियोमाइलिटिस का खतरा रहता है। तो जो ऑस्टियोमाइलिटिस है ये जो है ये जो अडल्ट्स होते हैं उनमें हिप्स, स्पाइन और फीट में हो जाता है ऑस्टियोमाइलिटिस ज़्यादातर। और ऑस्टियोमाइलिटिस में क्या होता है वो इन्फेक्शन हो जाता है, फिर इन्फ्लेमेशन आ जाता है, फिर पस निकलना शुरू हो जाता है। और ऑस्टियोमाइलिटिस जो है वो 2 टाइप्स के हैं, एक्यूट ऑस्टियोमाइलिटिस एंड क्रॉनिक ऑस्टियोमाइलिटिस। जो एक्यूट ऑस्टियोमाइलिटिस है उसमें क्या हो जाता है वो सडन जो है फीवर आ जाता है, पेन हो जाती है, बॉडी पेन। और क्या होता है कि उसको इतनी पेन हो जाती है वो रेस्ट की पोजीशन में आता है पेशेंट, जिसको हम सीरो पैरालिसिस बोलते हैं। डॉक्टर को पेशेंट को लगता है कि वो पैरालाइज हो गया है वो पार्ट, उनको बहुत ज़्यादा। और वो जो एक्यूट है वो सिर्फ 3 वीक तक चलता है, 3-4 वीक तक ही चलता है। उसके बाद वो मेडिकेशन से ठीक हो सकता है। उसके बाद है जो क्रॉनिक है, क्रॉनिक ऑस्टियोमाइलिटिस जो है वो बहुत लंबे समय तक रहती है। उसमें क्या होता है उसमें पस निकलना शुरू हो जाता है। जब पस डिस्चार्ज तो फिर पस जो है वो डिस्चार्ज होने लगता है। तो उसके बाद जब पस डिस्चार्ज हो जाता है तो पेशेंट को पेन में बहुत ज़्यादा वो रिलीफ फील करता है। उसके बाद फिर से पस बनता है तो पेशेंट को और ज़्यादा पेन हो जाता है। तो यही जो है फिर से डिस्चार्ज होता है, ऐसे ही साइकिल चलती रहती है क्रॉनिक में। तो उसी को हम जब ये साइकिल चलती रहती है बहुत देर तक तो उसको हम क्रॉनिक ऑस्टियोमाइलिटिस बोलते हैं। उसके बाद हम देखेंगे कॉज ऑफ ऑस्टियोमाइलिटिस, किस वजह से जो है वो ऑस्टियोमाइलिटिस किस वजह से होता है। Many organisms, most commonly Staphylococcus aureus, travel through the bloodstream and can cause a bone infection. An infection may begin in one area of the body and spread to the bones via blood stream. Organisms that invade a severe injury, deep cut or wound can also cause infection in nearby bones. Bacteria can enter your system at a surgical site such as site of a hip replacement or bone fracture repair. When your bone breaks, bacteria can invade the bone leading to osteomyelitis.
The common cause of bone infection is Staphylococcus aureus bacteria. These bacteria commonly appear on the skin but do not always cause health problems. However, the bacteria can overpower an immune system that's weakened by disease and illness. The bacteria can also cause infection in injured area. General factor cause: anemia, debility, infection, poor nutrition, poor immune status. Local factors: hairpin band vessels, metaphyseal hemorrhage, defective phagocytosis, rapid growth at metaphysis, vasospasm. अब ये क्या है, ये जो कॉजेज है, ये हमें जो ये एक वायरस की वजह से, इन्फेक्शन की वजह से हो जाता है. अब एक बैक्टीरिया है जो क्या है, स्टेफाइलोकोकस ऑरियस जो है, उसकी वजह से वो ट्रैवल होता है ब्लड स्ट्रीम थ्रू, तो वो भी कॉज करता है इन्फेक्शन, जिसकी वजह से, जिसको हम फिर वो ब्लड स्ट्रीम के थ्रू जाके इन्फेक्शन कॉज करता है, जिसको हम बोलते हैं ऑस्टियोमाइलिटिस. और ये क्या है, एक एनीमिया की वजह से भी होता है. एनीमिया मतलब लैक ऑफ ब्लड और रेड ब्लड सेल, उसकी वजह से होता है. पुअर न्यूट्रिशन की वजह से होता है. एंड पुअर इम्यून स्टेटस की वजह से, मतलब अगर कोई कैंसर पेशेंट है, डायबिटिक पेशेंट है, या ट्रांसप्लांट, किडनी ट्रांसप्लांट हुआ है पेशेंट का, या हार्ट ट्रांसप्लांटेशन की वजह से जब वो मेडिसिन खाते हैं तो वो इम्यून जो है, इम्यून सिस्टम पे इफ़ेक्ट पड़ता है, उनको जो इम्यूनिटी है वो कम हो जाता है. इम्यूनिटी कम होने की वजह से भी जो है ऑस्टियोमाइलिटिस हो सकता है. लोकल फैक्टर्स क्या है, हेयर पिन ब्लड वेसल है, ये क्या है, लूपिड वेसल, एंड इट इज़ फाउंड इन मेलानोसाइटिक एंड नॉन मेलानोसाइटिक ट्यूमर्स, एंड डिफेक्टिव phagocytosis, metaphyseal hemorrhage, rapid growth at metaphysis, and vasospasm. Vasospasm, it occurs when a brain blood vessels narrows and blocking blood flow, and it refers to a sudden contraction of a muscular wall of an artery. ये चीज़ें हैं जिसकी वजह से क्या होता है, जो है ये ऑस्टियोमाइलिटिस हो सकता है. और भी है, और ये है हिप, जो है हिप रिप्लेसमेंट की वजह से, और अगर डीप कट लग जाए, या कोई स्किन इन्फेक्शन हो जाए, या जो ज़ख़म है वो बहुत गहरा हो जाए, या बोन फ्रैक्चर हो जाए, उसमें भी बैक्टीरिया लग सकता है जो स्प्रेड हो सकता है बोन के अंदर, तो उससे भी क्या होता है, ऑस्टियोमाइलिटिस हो सकता है. अब हम देखेंगे रिस्क फैक्टर्स. ओल्डर अडल्ट, सिकल सेल डिजीज़, पुअर न्यूट्रिशन, पीएडी जो है वो है पेरिफेरल आर्टरी डिजीज़, एंड ट्रॉमा, ओबेस, डायबिटिक डिसऑर्डर, स्मोकिंग, इम्पेयर्ड इम्यून सिस्टम, एंड आर्टिफिशियल जॉइंट्स. क्रॉनिक इलनेस, फॉर एग्जांपल डायबिटीज़, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, हेमोडायलिसिस, receiving long-term corticosteroid therapy, or immunosuppressive agents, intravenous drug users. ये है risk factors. अब symptoms देखते हैं. Usually the first symptom to appear is pain at the infection site. Other common symptoms are fever and chills, redness in the infected area, irritability or generally feeling unwell, drainage from the area, swelling in the affected area, stiffness or inability to use an affected limb. अब जब ऑस्टियोमाइलिटिस होता है तो क्या क्या देखने को मिलता है, क्या क्या सिम्टम्स होते हैं. फर्स्ट जो है वो बहुत ज़्यादा, जो पेशेंट है उसको पेन हो जाता है, तो उसको इतनी पेन हो जाती है कि वो रेस्ट की पोजीशन में आ जाता है, बहुत ज़्यादा उसको पेन हो जाता है, इन्फेक्शन हो जाता है, स्वेलिंग हो जाता है, रेडनेस जो है, रेडनेस बहुत ज़्यादा हो जाता है, और फीवर हो जाता है पेशेंट को. और जो पेशेंट है उसको जो है वो जो अफेक्टेड एरिया है उसमें क्या है, स्टिफनेस आ जाता है. पेशेंट जो है वो लिम्ब जो है, अगर किसी लिम्ब में होगा, जिस लिम्ब में भी ऑस्टियोमाइलिटिस होता है, तो वो हिला नहीं पाएगा वो लिम्ब. तो ये हैं सिम्टम्स ऑस्टियोमाइलिटिस के. अब हम डायग्नोसिस देखेंगे. योर डॉक्टर में यूज सेवरल मेथड्स टू डायग्नोस योर कंडीशन. इफ़ यू हैव एनी सिम्टम्स ऑफ ए बोन इन्फेक्शन, they will perform a physical exam to check for swelling, pain, discoloration. Your doctor may order lab and
diagnostic test to determine the exact location and extent of the infection. It's likely your doctor will order a blood test to check for organism causing the infection, other tests to check for the bacteria or throat swabs, urine culture and stool analysis. The stool culture is an example of a stool analysis. Another possible test is a bone scan, which reveals the cellular and metabolic activity in your bones. It uses a type of radioactive substance to highlight the bone tissue. If the bone scan does not provide enough information, you may need an MRI scan. In some cases, a bone biopsy may be necessary. However, a simple bone X-ray may be enough for your doctor to determine the treatment that's right for you. अब डायग्नोसिस में हम क्या देखते हैं, जो डॉक्टर है वो आपका जो है वो पहले आपके सिम्टम्स चेक करेगा, इन्फेक्शन है क्या, कितना ज़्यादा है, रेडनेस है, और आपको जब फीवर आपका फीवर चेक करेगा, लाइक फिज़िकल एग्ज़ाम करेगा आपको, और पेन चेक करेगा कितना है, स्वेलिंग देखेगा, और उसके बाद आपका जो डॉक्टर है वो कुछ डायग्नोस्टिक टेस्ट करने, कुछ लैब टेस्ट बोलेगा आपको करने के लिए, ताकि ये जो है तो अच्छे से एग्जैक्ट लोकेशन जो है वो पता चले कि कहाँ पे ऑस्टियोमाइलिटिस हुआ है। और उसके बाद जो है जो डॉक्टर है वो ब्लड टेस्ट के लिए बोलेगा, जिसमें आता है यूरिन कल्चर, थ्रोट स्वैब एंड स्टूल एनालिसिस। और अगर उससे भी पता नहीं चलेगा तो उसके बाद जो है वो बून स्कैन के लिए जाना पड़ता है पेशेंट को। जो बून स्कैन है उसमें क्या है, उसमें जो है उसमें क्या जो सेलुलर और मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ है, जो उसमें देखा जाता है कि जो सेलुलर है मेटाबॉलिक बून एक्टिविटीज़ जो बून का है, बून के अंदर है, वो कैसे हो रहा है, तो वही फाइंड आउट के लिए जो है वो बून स्कैन करना पड़ता है। और अगर इससे भी पता नहीं चलेगा तो उसके बाद जो है वो बायोप्सी के लिए जाना होता है पेशेंट को, और एमआरआई के लिए भी जो है पेशेंट को करना पड़ता है एमआरआई भी। और अगर एमआरआई और बोन स्कैन से पता नहीं चलेगा तो उसके बाद जो है वो बायोप्सी टेस्ट के लिए जाना होता है। बायोप्सी में क्या होता है, जो इन्फेक्टेड पार्ट होता है, जो पर्टिकुलर एरिया में जहाँ पे इन्फेक्शन हुआ होता है वहाँ पे ही कुछ सेल्स लिए जाते हैं लैब में टेस्ट के लिए, और उसमें क्या होती है फर्दर स्टडीज़ होती हैं, तो उसी से पता चलता है कि ऑस्टियोमाइलिटिस कहाँ पे और किस जगह होती है और कितना हुआ है। तो ये था डायग्नोसिस। और उसके बाद है ट्रीटमेंट। जो ट्रीटमेंट है उसमें क्या देते हैं, एंटीबायोटिक्स देते हैं 6 मंथ तक, और सर्जिकल ट्रीटमेंट करते हैं, और इमोबिलाइजेशन देते हैं ऑस्टियोमाइलिटिस में। उसके बाद जो है वो है फिजियोथेरेपी मैनेजमेंट में हम क्या देते हैं ऑस्टियोमाइलिटिस में। फिजियोथेरेपी मैनेजमेंट ड्यूरिंग acute osteomyelitis following measures are suggested: proper splitting of affected joint in functional position, limb elevation or to control edema, cryotherapy in initial stages followed by thermotherapy in the later stages. These measures help to reduce pain and spasm. Unaffected joints put in active vigorous exercises. After complete cessation of pain, mild isometric exercise are prescribed for affected joint. Mobilize joint and strengthening the muscle like active assisted, active and resisted exercise after disease is completely arrested. Ablution and weight transfer done slowly, commenced initially with help of assistive advice. अब हम क्या देखते हैं, क्या करते हैं जो ये फिजियोथेरेपी मैनेजमेंट है। अगर पेशेंट एक्यूट ऑस्टियोमाइलिटिस अगर पेशेंट को है, मतलब इनिशियली जब पेशेंट को ऑस्टियोमाइलिटिस होता है जो बहुत कम समय तक रहता है 3 या 4 वीक्स तक, उसमें हम पहले क्या करते हैं, प्रॉपर स्प्लिटिंग करते हैं अफेक्टेड जॉइंट को, और जो लिम्ब है वो एलिवेशन पे रखते हैं ताकि जो ओडिमा है वो कंट्रोल हो जाए, स्वेलिंग जो है वो कम हो जाए। क्रायोथेरेपी देते हैं। क्रायोथेरेपी हम आइसिंग इसलिए करते हैं ताकि स्वेलिंग कम हो जाए और पेन कम हो जाए।
और उसके बाद हम थर्मोथेरेपी भी देते हैं ताकि जो पेशेंट है उसको क्या हेल्प हो जाए रिड्यूस पेन होने में, और जो स्पाज्म है वो ख़त्म हो जाए पेशेंट में। अनइफेक्टेड जॉइंट पुट इन एन एक्टिव वाइग्रस एक्सरसाइजेज, जो पेशेंट है उसको जो है उसको एक्टिव एक्सरसाइजेज जो है वो करवाने के लिए बोलेंगे, पेशेंट को एक्सरसाइज करना है। और क्या करना है, जब पेशेंट को पेन और कम हो जाए और जब लगे कि पेशेंट को स्वेलिंग भी कम हो रही है और पेन भी कम हो रहा है, उसके बाद पेशेंट को बोलना है एक्सरसाइज के लिए। कुछ आइसोमेट्रिक एक्सरसाइजेस बोलने के लिए कहने के लिए उसको बोलना है करने के लिए, और एक्टिव एक्सरसाइजेस और आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज, और मोबिलाइज करना है जॉइंट को भी। और कुछ स्ट्रेंथनिंग, जब थोड़ी देर बाद पेशेंट लगे कि पेशेंट ठीक हो रहा है उसके बाद स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज सिखाना है पेशेंट को। और क्या है, एबिलेशन एंड वेट ट्रांसफ़र डन स्लोली कमेंस्ड इनिशियली विद द हेल्प ऑफ असिस्टिव डिवाइस। एबिलेशन का मतलब है टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, पेशेंट को कुछ देना है, कुछ डिवाइस देना है, और कुछ एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए पेशेंट को हेल्प करना है कि ताकि वो पेशेंट ऐसे अच्छे से जो है वो चल पाए, वो फिजियोथेरेपी मैनेजमेंट में आता है। अब उसके बाद देखेंगे हम फिजियोथेरेपी मैनेजमेंट क्रॉनिक में क्या आता है। Physiotherapy management chronic osteomyelitis. Major for our chronic osteomyelitis. Here, disease has run its course and left back various scaly like limb length, discrepancies, deformities, scarring, etc. Efforts are made to combat these problems. Limb length discrepancies corrected by shoe raise and other method. Deformities corrected by various orthotic devices. For secure contractures, etc., sustained passive stretching of scarred and contracted tissue, deep ultrasonic massage for adherent scars, strengthening isometric and isokinetic exercises for the muscle, range of motion exercise like active and passive ones for affected and non-affected joint, active devices used for ablution and weight transfers. जो क्रॉनिक है उसमें क्या करते हैं, उसमें जो है डिफ़ॉर्मिटी जब पेशेंट को हो जाती है तो उसके लिए पेशेंट को जो है वो क्या करते हैं, जो है करेक्ट करते हैं बाय शू रेस एंड अदर मेथड से, एंड बाय वेरियस ऑर्थोटिक डिवाइसेस से। तो और जो इसमें क्या होता है, इसमें अल्ट्रासोनिक जो है डीप मसाज करना पड़ता है पेशेंट को, और स्ट्रेंथनिंग आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज दिखाना है, आइसोकाइनेटिक एक्सरसाइज दिखाना है मसल के लिए, मसल स्ट्रेंथ के लिए। और जो जॉइंट्स जो है उनमें स्पाज्म आता है, मसल में स्पाज्म आता है, जॉइंट में स्टिफनेस आता है, उसके लिए जो है रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइज करना है, एक्टिव भी करवाना है, और पैसिवली जहाँ पे जो इफेक्टेड जॉइंट है उसको जो है पैसिवली देना है एक्सरसाइज। और क्या है कि पेशेंट को सिखाना है कि कैसे चलना है एक जगह से दूसरी जगह, उसको विद द हेल्प ऑफ कुछ डिवाइस दे के उसको सिखाना होता है कि चलने का तरीका, कि चलना कैसा है अगर पेशेंट ज़्यादा सीवियर है। और यह था फिजियोथेरेपी के मैनेजमेंट क्रॉनिक में। अब है कॉम्प्लिकेशंस ऑफ ऑस्टियोमाइलिटिस, बोन एब्सेस, बोन नेक्रोसिस जिसको हम ऑस्टियोनेक्रोसिस भी बोलते हैं, स्प्रेड इन्फेक्शन, इन्फ्लेमेशन ऑफ सॉफ्ट टिश्यू जिसको हम सेलुलाइटिस भी बोलते हैं, ब्लड पॉइजनिंग जिसको हम सेप्टिका एमिया भी बोलते हैं, क्रॉनिक इन्फेक्शन, फ्रैक्चर्स, सेप्टिक आर्थराइटिस, ग्रोथ डिस्टर्बेंस, डीवीटी। डीवीटी क्या है, डीप वेन थ्रोम्बोसिस एंड पल्मोनरी इमोबिलिज्म। ये क्या है, कॉम्प्लिकेशंस है ऑस्टियोमाइलिटिस के। अब है प्रिवेंशन ऑफ ऑस्टियोमाइलिटिस, मतलब हम कैसे बच सकते हैं ऑस्टियोमाइलिटिस से। कीप स्किन क्लीन एंड ट्रीटेड वाउंड प्रॉपरली, वॉश कट्स एंड वाउंड्स, कवर वाउंड्स, अप्लाई एंटीबायोटिक क्रीम, सीक मेडिकल अटेंशन, सीक immediate medical attention for deep wounds or bone injuries. You should also go to the emergency room if you have a deep cut or punctured wound. Avoid cuts and scrapes. Try to avoid cuts, scrapes, and animal scratches or bites, which can give germs easy access to your body. Keep surgery sites sterilized. Keep your vaccination up to date. Avoid injected illegal drugs. And if you have diabetes, getting prompt medical care for any foot issues.
Clean and dry amputation site before placing your prosthesis. Use proper footwear and protective equipment to avoid injuries when jumping, running or participating in sports. अब प्रिवेंशन में हम क्या देखते हैं, हमें हमेशा जो है स्किन को क्लीन रखना है और जल्दी जहाँ पे ज़ख्म लग जाए, वो कोई वॉन्ड हो जाए, वो जल्दी क्या है ट्रीट करना है प्रॉपर तरीके से। उसके बाद अगर किसी भी जगह आपको कट लग जाए तो जल्दी जल्दी वॉश करना है, वो कवर करना है वॉन्ड्स को, अप्लाई करना है एंटीबायोटिक क्रीम। और अगर बहुत ज़्यादा डीप वॉन्ड है तो जल्दी डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा पेशेंट को। और क्या है, और इसमें अगर किसी भी जगह अगर सर्जरी आई है तो वो पार्ट जो है वो स्टेरिलाइज करना है। तो और वैक्सीनेशन जो है वो अप टू डेट करना है जल्दी, और अवॉइड करना है इंजेक्टेड इलीगल ड्रग्स। मतलब अगर कोई भी ड्रग्स ले रहा है, ड्रग्स इंजेक्शन कर रहा है, तो वो अवॉइड करना है। और जो डायबिटिक पेशेंट हैं उनको भी बहुत प्रॉपर जो है वो क्या है मेडिकल केयर लेना है। और एम्पुटेशन जो है जहाँ पे प्रोस्थेसिस लगा हुआ है, एम्पुटेशन का मतलब है जहाँ पे कोई जो आपका जो लिम्ब है, अगर फॉर एग्जांपल आपके 5 उंगलियां हैं, अगर कोई उंगली जो है कट निकालनी पड़ेगी, जब भी कोई पार्ट निकालना पड़ता है पेशेंट को, तो उसको एम्पुटेशन बोलते हैं। वहाँ पे जो प्रोस्थेसिस लगते हैं वो क्या है, वो क्लीन करना पड़ेगा, बार बार ड्राई रखना है वो जगह। और जो फुटवियर है वो प्रॉपर तरीके से लगाना है। जो फॉर एग्जांपल स्पोर्ट्स खेलते हैं, बहुत ज़्यादा जो जंपिंग करते हैं, रनिंग करते हैं, जो खेलते हैं, उनको जो है प्रॉपर तरीके से क्या फुटवियर लगाना चाहिए। उनको अगर ज़ख्म लगता है, क्योंकि वो अगर वो गिर जाते हैं, तो उनको अगर ज़ख्म लगता है, उनको बहुत ज़्यादा प्रॉपर तरीके से क्या करना है, केयर करना चाहिए उस ज़ख्म का, क्योंकि वही बढ़ जाता है, स्प्रेड हो जाता है, उसकी वजह से जो है इन्फेक्शन हो जाता है। अगर स्किन इन्फेक्शन भी होता है तो उसकी वजह से भी ऑस्टियोमाइलिटिस हो सकता है। अब ये था प्रिवेंशन ऑफ ऑस्टियोमाइलिटिस। थैंक यू। If you understood my videos, please subscribe, share and like my channel, and also do support women empowerment.